गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन संस्कार साइंस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने लास्ट टाइम में पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बात की थी। इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, लैंगिक जनन पादप। लैंगिक जनन की जो नॉर्मल विशेषताएं थी मैं पहले क्लास में आपको बता चुका हूँ। लैंगिक जनन की जो शर्तें हैं, जो उनसे रिलेटेड टर्म्स हैं, वो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। सो आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेशली लैंगिक जनन के बारे में पादपों में। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि पुष्प जो होता है, फ्लावर जो है, वो पादप का कौन सा भाग है? लैंगिक भाग है। इस पुष्प में नर और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि लैंगिक जनन में जितनी भी इवेंट्स हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उनको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बिफोर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पूर्व, निषेचन से पहले कौन सी घटनाएं होती हैं? सेकेंड फर्टिलाइजेशन या निषेचन, और थर्ड पश्चात निषेचन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इन 3 घटनाओं के बारे में हमें यहाँ पर अपनी क्लास में डिस्कशन कर रही है। समझ में आ रहा है सभी में? ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, निषेचन पूर्व। इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो इसमें मुख्य रूप से निषेचन पूर्व में 2 घटनाएं होती हैं। एक है युग्मकों का निर्माण, और दूसरी घटना जो है वो है युग्मकों का स्थानांतरण। ओके, तो फिलहाल जो हमें पहला पॉइंट लेना है वो लेना है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या युग्मकों का निर्माण। युग्मक जब भी बनते हैं, जो उच्च वर्ग के पादप होते हैं, उच्च वर्ग के पादप लाइक जिम्नोस्पर्म, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, इनमें युग्मकों का निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन से होता है। यानी जो उच्च वर्ग के पादप हैं उनमें युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। अर्धसूत्री विभाजन मीन्स युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। जैसे ये कंडीशन 2n द्विगुणित है, युग्मक जब बनेंगे तो बनेंगे n। एज ए एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग का, मानव के बारे में बात करें तो मानव में 2n की वैल्यू होती है 46। ऐसी कंडीशन में जो n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 23। यानी हमारे अंदर बात करें तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। तो उच्च वर्ग के पादप जो होते हैं उनमें युग्मकों का निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन से होता है और उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। लेकिन यदि हम कुछ निम्न वर्गों के पादपों के बारे में बात करें, इसमें कौन है? इसमें है, नाम सुना होगा आपने, शैवाल, आपने नाम सुना हो कवक, आपने नाम सुना हो ब्रायोफाइटा। ये जो पादप आपके सामने मैंने लिखे हैं, पादपों का ग्रुप लिखा है, इसमें शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, इनमें इनका मुख्य जो पादप होता है वो कैसा होता है? n होता है। यानी कैसा होता है? अगुणित होता है। तो इन पादपों में युग्मक निर्माण कौन सी विभाजन से होगा? और इसे मैंने कहा कि युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? n होते हैं, अगुणित होते हैं। यहाँ 2n से n हुआ यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, विभाजन कौन सा हो गया? अर्धसूत्री विभाजन हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पर इनका मुख्य पादप ये कैसा है? n है। तो जब ये युग्मक बनाएंगे तो ये युग्मक बनाएंगे कौन से विभाजन से? समसूत्री विभाजन से। आपसे पूछे कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो आंसर होगा कि बनने वाली कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। जैसे यहाँ n भी है, यहाँ भी n है। अर्धसूत्री विभाजन में यहाँ n है और यहाँ पर कितना है? 2n है। सो फर्स्ट हमने ये क्लियर किया कि युग्मकों का निर्माण होता है वो कौन से विभाजन से होता है? तो उच्च वर्ग के पादपों में ये जो विभाजन होता है ये अर्धसूत्री विभाजन होता है।
जबकि निम्न वर्ग के पादपों में ये समसूत्री विभाजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि निम्न वर्ग के पादपों का मुख्य पादप ही पहले से कैसा होता है? अगुणित होता है या एन होता है। तो उनमें कौन से विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। नंबर 2 हम बात करें बेटे यहाँ पर कि जो युग्मक बना रहे हैं वो कितने प्रकार के होंगे। तो ऑब्वियस युग्मक कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। एक कौन सा युग्मक होगा? नर युग्मक या मादा गैमेट, और एक कौन सा होगा? मादा युग्मक या फीमेल गैमेट। तो 2 प्रकार के युग्मक हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब हम बात करें क्या नर और मादा युग्मक समान होते हैं या असमान होते हैं। हमारे सामने फिर वही कंडीशन आती है, जो निम्न वर्ग के पादप होते हैं उनमें जनरली नर और मादा युग्मक समान होते हैं। मैं कह सकता हूं कैसे होते हैं? समयुग्मकी प्रकार के होते हैं। समयुग्मकी आइसोगेमस, इट मींस दोनों गैमेट कैसे हैं? समान है। जैसे इमेजिन करो कि ये अपने पास नर युग्मक है, ये अपने पास मादा युग्मक है, दोनों कैसे होंगे? अगुणित होंगे, और दोनों ही कैसे हैं? देखो इनमें ये टेल पार्ट बनाया है मैंने, जिसे हम कशाभिका कहते हैं। दोनों ही कैसे होंगे? गतिमान होंगे। तो दोनों आकार में, संरचना में, आकृति में, कार्यकी में कैसे हैं? समान है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि युग्मक कैसे हैं? समयुग्मकी है। लेकिन हम लोग बात करें यदि उच्च वर्ग के पादपों में, मैं फिर बता रहा हूँ, आवृतबीजी और अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उनमें जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उनमें कंडीशन कैसी होती है? विषम युग्मकी होती है। इनमें क्या होगा कि नर युग्मक छोटा होगा और गतिशील होगा, मादा युग्मक बड़ा होगा और जनरली कैसा होगा? अगतिशील होगा, क्योंकि दोनों युग्मक आपस में आकृति में, कार्यकी में समान नहीं है। अतः ऐसे कौन सी कंडीशन होगी जी? यस, विषम युग्मकी स्थिति होगी। यहाँ तक बात सबकी समझ में आ गई बेटा? चले आगे। नेक्स्ट हम बात करें कि युग्मक कौन सी विभाजन से बनते हैं, युग्मक किस प्रकार के होते हैं। तो विषम युग्मकी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है कि युग्मक बनते कहाँ हैं, उनकी जगह कहाँ पर है। तो ये युग्मक कहाँ बनते हैं इसके बारे में हम बात करें। तो युग्मक कहाँ बनेंगे? एक तो नर में बनेंगे नर जननांग में, और मादा में बनेंगे मादा जननांग में। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पुष्प की। तो आपसे पूछे कि पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। तो पुष्प का नर जननांग जो है वो कैसा, कौन होता है जी? पुंकेसर होता है। और मादा जननांग जिसे आप स्त्री कैसर या आप बोलते हैं अंडक भी जिसे कहा जाता है। थोड़ा सा हम पुंकेसर के और स्त्री कैसर के बारे में बात करें तो आपने अगर फ्लावर देखा हो तो उस फ्लावर के बीचों बीच सबसे ऊपर की ओर इस तरह की संरचना होती है। ये जो संरचना है ये कौन है? स्त्री कैसर या अंडक है, जो कि मादा जननांग का काम करेगा। और इसके नीचे से यहाँ से निकलते हैं नर जननांग जिनका नाम होता है पुंकेसर। तो ये जो अपने पास है ये कौन है? पुंकेसर वाला हिस्सा है। अब ये जो पुंकेसर पूरा है, कंप्लीटली ये पुंकेसर है। अब इस पुंकेसर में ये कुल मिला के भाग बनाते हैं हम 3। ये जो ऊपर का भाग है इसे बोलते हैं पराग कोश। मध्यवर्ती भाग कहलाता है योजी, और इसे बोलते हैं हम लोग कुतंतु। तो कुल मिला के पुंकेसर जो कि नर जननांग है उसे कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। कौन कौन से? परागकोश, योजी और कुतंतु। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है परागकोश। एक्चुअली इस परागकोश में क्या होती है? पराग पाली होती है। यह एंथर लोब है। हमने एक परागकोश की टीएस काटी, ये पराग पाली में आपके सामने बना रहा हूँ। ये 2 पराग पाली होगी और ये बीच में बना दिया योजी। अगर हम पुंकेसर को काटे, टीएस काटे, तो कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है। तो इसमें यह आप देखेंगे ये भी एक पराग पाली है और ये भी एक पराग पाली है। तो इस पराग कोश में कितनी पराग पालियां हैं? 2 हैं। यदि किसी पराग कोश में पराग पालियों की संख्या 2 हो तो ऐसे परागकोश के लिए हम वर्ड यूज करते हैं द्विकोष्ठी या डाइथिकस परागकोश। तो ये जो डाइथिकस परागकोश है ये जनरली द्विकोष्ठी हम हिंदी में बोलते हैं। ये कौन से पादपों में पाया जाता है?
ये पाया जाता है कौन से पादपों में बेटा? द्विबीजपत्री पादपों में। जितने भी दालें हैं सारी की सारी दालें कौन से पादपों में शामिल हैं? द्विबीजपत्री पादपों में शामिल है। आई रिपीट, नर जन्मांग का नाम पुंकेसर है। पुंकेसर के 3 भाग हैं। परागकोश में परागपालियां हैं, 2 हैं, तो परागकोश द्विकोष्ठी हो गया। किस्म का द्विबीजपत्री यानी समस्त दालों में पाया जाता है। अभी जो परागपाली है, प्रत्येक परागपाली में इस तरह की 2 गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। तो कितनी होगी टोटल? 4, 1 2 3 4। तो द्विकोष्ठी परागकोश में इस तरह की संरचनाएं हैं 4, और ये जो संरचना है इसका नाम है लघु बीजाणु धानी। और इस लघु बीजाणु धानी में पाई जाती है एक विशेष प्रकार की कोशिका जिसका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि कैसी होती है? द्विगुणित होती है। इससे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है लघु बीजाणु। ये जो लघु बीजाणु होता है चूंकि अर्धसूत्री विभाजन से बना है तो ये कैसा होता है? एंड लघु बीजाणु से आगे चल के बनता है परागकण, और परागकण भी कैसा होता है? एन होता है। परागकण आगे चल के बनाता है कौन सा युग्मक? पादप का नर युग्मक, जिसका नाम होता है पुमणु। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर ये रिपीट कर देता हूं, काफी ये थोड़ा सा टिपिकल है। नर जन्मांग का नाम पुंकेसर किस में पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। पुंकेसर कितने भाग है? 3 भाग है, भूतंतु, योजी और परागकोश। परागकोश में ये क्या है? परागपालियां हैं। परागपाली जो है कितनी है? 2 है। यदि परागपाली 2 है तो परागकोश कैसा हो गया? द्विकोष्ठी। किस में पाया जाता है? द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। एक परागपाली में कितनी लघु बीजाणु धानी है? 2, तो द्विकोष्ठी में कितनी हो गई? 4। लघु बीजाणु धानी जो है उसमें जो भी कोशिकाएं हैं वो कौन सी हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। ये क्या करती हैं? अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। किसमें? लघु बीजाणु धानी में ही। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या बनाती है? लघु बीजाणु बनाती है, जो कैसे होते हैं? एन होते हैं। लघु बीजाणु आगे कन्वर्ट होता है किसमें? परागकण में, और परागकण फिर क्या बनाता है? नर युग्मक बनाता है। और पादपों का जो नर युग्मक है उसे पुमणु या एंथ्रोजोइड्स कहा जाता है। बात सभी के समझ में आ गई? आगे अपन बात करें सेकेंड, मादा जन्नांग, जिसका नाम होता है स्त्री केसरी अंडक। तो ये जो अंडक आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस अंडक के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये ऊपर का जो भाग है इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये जो है इसका नाम है वर्तिका, और ये है अंडाशय। तो जिस तरह नर जन्नांग के 3 भाग थे, उसी तरह मादा जन्नांग जिसका नाम स्त्री केसर है या अंडक है, उसके भी कितने भाग है? 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। लेकिन आप फर्क देखिए, इस पूरे केसर में इसका ये शीर्ष भाग जो है ये महत्वपूर्ण था। यह इसका महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? आधारी भाग है, जिसका नाम है ओवरी या अंडाशय। और अंडाशय के अंदर पाई जाती है विशेष प्रकार की संरचना जिसे हम बोलते हैं बिसांड या ओव्यूल। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, क्या आप में से कभी किसी ने किसी पुष्प का अंडाशय खाया है? बोलो जी, खाया आपने? तो आप ये बोलेंगे कि आपने नहीं सर, अंडाशय भी कोई खाने की चीज है क्या? आपने अंडाशय नहीं खाया, आपका आंसर होगा। लेकिन मैं कहूंगी डेली आप जो है क्या खाते हैं? अंडाशय खाते हैं, क्योंकि निषेचन के पश्चात जब इस पुष्प में निषेचन होगा तो निषेचन के पश्चात इसी अंडाशय से फल का निर्माण होगा। अब बताओ, आप फल खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हो ना जी। इसका ना फल में खाने योग्य भाग कौन सा है? अंडाशय है। तो आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि फल क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, या निषेचन के पश्चात अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। अब मादा युग्मक किस प्रकार से बनता है ये मैं आपको कल मेरी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।